हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। तो दोस्तों, उर्दू अनुवादक पार्ट 14 लेकर हम आपके बीच आज हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम उर्दू के हवाले से क्वेश्चंस देखेंगे कि उर्दू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह आ सकते हैं, या ट्रांसलेशन के जो पोर्शंस हैं वो किस तरह के आ सकते हैं। मैंने उर्दू अनुवादक का क्वेश्चन सीरीज़ चलाया है जो अभी तक 39 पार्ट्स हो चुके हैं। आज मेरा जो है वो 40 पार्ट्स है, तो उन तमाम पार्ट्स को पीछे से देखिए ताकि आपको अंदाज़ा हो। तो हमारा जो सेशन होगा आज का, ये मुफ़्रदात और जुमले का स्ट्रक्चर कि उर्दू हिंदी इंग्लिश के जो मुफ़्रदात है या फिर उसको उर्दू हिंदी इंग्लिश के जुमले का जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम कैसे बना सकते हैं, तो उन्हीं बातों को हम समझेंगे। तो एक नंबर में हमारे जो है वो पूरा आपको मिलेगा, क्या नाम है, मुफ़्रदात मिलेंगे जो कि उर्दू हिंदी इंग्लिश पे मुनहसिर हैं। देखते हैं, एक वर्ड आता है हिंदी में उदार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनरस, और उर्दू में बोलते हैं दरिया दिल फैयाज़। क्या बोलते हैं? दरिया दिल फैयाज़। फैयाज़ किसे कहते हैं दोस्तों? फैयाज़ कहते हैं, मान लीजिए कोई इंसान है और उसके पास अगर धन दौलत है तो उसे लुटाने में या गरीबों की मदद करने में वो कंजूसी ना करे। क्या ना करे? कंजूसी। कंजूसी ना करे। कंजूस को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंजूस को बोलते हैं माइज़र। इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो अगर कंजूसी नहीं कर रहा तो कहते हैं दरिया दिल या फैयाज़, एकदम सखी होना है, किसी मामले में सखावत का दरिया बहाना, लोगों को मदद करने में आगे रहना। तो इस तरह के हम मुफ़्रदात पहले देख लेते हैं, उदार, जेनरस, दरिया दिल, फैयाज़। फर्दर हम जुमले में जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो और सही से देखेंगे। अगला वर्ड है बेईमान, जिसको डिसऑनेस्ट कहते हैं या गैर ईमानदार बोलते हैं उर्दू में, या फिर बेईमान या बेईमान भी बोलते हैं इसको हम उर्दू में। गैर ईमानदार या बेईमान दोनों हम बोलते हैं उर्दू में। अगला है प्राचीन, जिसको हिंदी में प्राचीन बोलते हैं, इंग्लिश में एंशियंट, और आपका उर्दू में से हम कदीम बोलते हैं। अगला वर्ड जो हमारा है असंभव। क्या है दोस्तों? असंभव, जिसको हम की हिंदी में असंभव इम्पॉसिबल बोलते हैं इंग्लिश में, और नामुमकिन हम बोलते हैं उर्दू में। असंभव, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। एक वर्ड है शिक्षा, एजुकेशन या तालीम बोलते हैं। फर्दर हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ से हम तफसील से समझेंगे, लेकिन ये मुफ़्रदात को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा प्लीज़। शांति है, पीस है, अमन है, ये मुफ़्रदात के हवाले से हैं। अगला देखते हैं बाधाएं। बाधाएं को क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेकल्स। क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेकल, OBSTACLES, ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं हम बाधाएं। काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसे आप ज़हन-नशीन कर लीजिए। और उर्दू में बोलते हैं रुकावट, बाधा। और हिंड्रेंस भी एक वर्ड आता है, हिंड्रेंस, HINDRANC, हिंड्रेंस, मुदाखलत करना, बाधा बनना, रुकावट होना, तो ये भी आता है हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल, दोनों को आप जहन नशीन कर लीजिए। अगला वर्ड है निखार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनहेंस, और उर्दू में बोलते हैं बेहतरी। वो कहते हैं ना कि आप अपने लिखावट में निखार पैदा कीजिए, सुधार पैदा कीजिए। इनहेंस सफाई सुथराई से मुताल्लिक़ है। फर्दर हम जुमले में या फिर वाक्य में, सेंटेंस में इसको यूज़ करके, इस्तेमाल करके, प्रयोग करके देखेंगे। सारांश। सारांश एक वर्ड आता है जिसको समरी बोलते हैं या खुलासा बोलते हैं। तो हिंदी में सारांश, और इंग्लिश और उर्दू से अगर वाकिफ़ हैं तो ये आम फहम है, लेकिन सारांश से अगर वाकिफ़ नहीं है तो इसे आप समझ लीजिए कि खुलासा को हिंदी में सारांश बोलते हैं। अगला वर्ड है सार, जिसको रिकैपिचुलेशन बोलते हैं या फिर यादा बोलते हैं। सार क्या होता है कि याद दहानी के लिए कोई काम करना। मान लीजिए कोई सबक पढ़ा दी है तो आप लास्ट में कुछ सवालात करते हैं, उसमें बोलते हैं सार या रिकैपिचुलेशन। एक वर्ड आता है वार्डन, जिसको इंग्लिश में भी वार्डन बोलते हैं और उर्दू में पासबान बोलते हैं, या फिर निगहबान के माने में भी इसको लिया जाता है। निगहबान के माने में बोला जाता है, पासबान दोनों एक ही माने में इस्तेमाल होता है, निगरानी के माने में या निगरान के माने में लिया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से उन मुफ़्रदात को कोशिश करेंगे जुमले में इस्तेमाल करने के लिए। 2 नंबर देखते हैं, लोगों को दरिया दिल होना चाहिए, द पीपल शुड बी जेनरस। तो हम पढ़े थे अभी एक वर्ड दरिया दिल या फैयाज़, तो यहाँ जेनरस आ गया। द लोगों को दरिया दिल होना चाहिए, द पीपल शुड बी जेनरस, या हिंदी में इसको कहेंगे मानव को उदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानव को उदार, फैयाज़, दरिया दिल, यानी अगर आपके पास है तो आप उसे लुटाने में कंजूसी ना करें, तो उदार बोलते हैं उसे, दरिया दिल को, या फिर इंग्लिश में जेनरस बोलते हैं। अगला जुमला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है? बेईमानों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। बेईमान हम जिससे बोले थे ना, गैर ईमानदार,
गैर ईमानदार को बेईमान भी बोलते हैं और हिंदी में भी बेईमान ही बोलते हैं, या धोखेबाज भी उर्दू में बोल देते हैं इसको, धोखेबाज। तो ग़ालिबन सब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इस्तेमाल कुछ भी हो सकता है, मुस्तमाल सब। बेईमानों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर द डिसऑनेस्ट पर्सन। देयर इज़ नो प्लेस फॉर द डिसऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पे कोई जगह नहीं है किसके लिए? बेईमान आदमी के लिए। तो बेईमान आदमी के लिए आपका यह जुमला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बेईमानों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। यहाँ पे अगर उर्दू में लिखते हैं तो एज इट इज़ आता, फिर सिर्फ आपका हिंदी में अगर हिंदी में लिखते हो तो एज इट इज़ आता, आपको हिंदी रस्मुल ख़त में लिखा जाता है। इसी वजह से तर्जमा वैसे ही होने की वजह से मैं उसका इंग्लिश और उर्दू ही पे इक्तफ़ा करके छोड़ दिया, हिंदी नहीं लिखा। अगला देखते हैं 4 नंबर के जुमले को। 4 नंबर के जुमले में क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है हिंदुस्तान का कदीम नाम भारत है। हिंदुस्तान का कदीम नाम भारत है। चूँकि एक वर्ड आया था एंशियंट का, एंशियंट का वर्ड आया था, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको दाखिल किया है। तो देखते हैं, हिंदुस्तान का कदीम नाम भारत है। द एंशियंट नेम ऑफ हिंदुस्तान इज़ भारत। क्योंकि मुझे कुछ बताना था, इसी वजह से हिंदुस्तान और भारत को मैं ट्रांसलेट नहीं किया हूँ, चूँकि अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो इंडिया आ जाएगा। इसी वजह से हिंदुस्तान और भारत को एज इट इज़ मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। द एंशियंट नेम ऑफ हिंदुस्तान इज़ भारत, ये आपका इंग्लिश हो जाएगा। उर्दू देखते हैं, हिंदुस्तान का प्राचीन नाम भारत है। यहाँ भी ऐसे ही है, हिंदुस्तान का प्राचीन नाम भारत है। चूँकि प्राचीन लाना था यहाँ पे, और यहाँ पे एंशियंट दिखाना था, और यहाँ पे कदीम। तो ये सारे अल्फाज आपको आगे या जुमले में इस तरह ये इस्तेमाल किए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। लास्ट में कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और दोस्तों को शेयर कीजिए जो कोई भी उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक की वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगला देखते हैं 5 नंबर, इंसान की मेहनत नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकती है। 5 नंबर में इंसान की मेहनत नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकती है। सही है, ये अगर इंसान सोच रहा है कि ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो कोशिश करे, मेहनत करे, तो वो कर सकता है। इसका तर्जुमा क्या होगा देखते हैं। द हार्ड वर्क ऑफ ह्यूमन कैन चेंज द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। द हार्ड वर्क ऑफ ह्यूमन, इंसान की मेहनत, कैन चेंज, बदल सकती है, द इम्पॉसिबल, नामुमकिन को, इनटू पॉसिबल, मुमकिन में। तो मेहनत शर्त है कि इंसान नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता है। मानव का परिश्रम असंभव को संभव में बदल देता है, या बदल सकता है, दोनों कह सकते हैं। तो मानव का परिश्रम असंभव को संभव में बदल देता है, ये आपका हिंदी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है? तालीम इंसान की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाती है। तालीम इंसान की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाती है। द एजुकेशन ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजिंग इन द ह्यूमन लाइफ। ये इंग्लिश तर्जुमा होगा, द एजुकेशन ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजिंग इन द ह्यूमन लाइफ। हिंदी में सीखा होगा, शिक्षा मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। शिक्षा जो है मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, आपका हिंदी तर्जुमा हो जाएगा। अगला देखते हैं। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में कहा जा रहा है, गरीबी कुछ लोगों के तालीम पर असरअंदाज होता है। गरीबी जो है कुछ लोगों के तालीम पर असरअंदाज होता है। कैसे? यानी कुछ लोग अगर तालीम नहीं हासिल कर पाते हैं तो उसकी वजह कहीं न कहीं गरीबी होती है। गुर्बत की वजह से वो फर्दर मज़ीद तालीम, हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। यही इस जुमले का सारांश निकल रहा है कि गरीबी कुछ लोगों के तालीम पर असरअंदाज होता है। पॉवर्टी इफ़ेक्ट्स ओवर द फ्यू पीपल्स एजुकेशन। पॉवर्टी जो होता है इफ़ेक्ट्स असर करता है ओवर द फ्यू पीपल्स एजुकेशन, यानी कुछ लोगों के तालीम पे पॉवर्टी जो है असर अंदाज हो जाता है। हिंदी देखते हैं, गरीबी कुछ लोगों के शिक्षा को प्रभावित करता है, यानी उनकी शिक्षा कहीं न कहीं से प्रभावित होती है तो गरीबी की वजह से, जिसकी वजह से वो फर्दर एजुकेशन के जानिब अपना रुख नहीं कर पाते हैं, मज़ीद हायर एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते हैं।
9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है, कामयाबी के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। कामयाबी के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो यहाँ पे रुकावटें, जिसको हम बाधाएं या ऑब्स्टिकल का वर्ड हम पढ़े थे ना, ये हम समझेंगे। देयर आर लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ सक्सेस। ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर आ गया, इसको हम बोले थे, एक वर्ड और आता है हिंड्रेंस। क्या आता है, हिंड्रेंस। सुन लीजिए, लिख लीजिएगा, HINDRANCE। तो हिंड्रेंस आपका ये बोला भी जाता है। देयर और लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ इन द वे ऑफ सक्सेस। रास्ते कामयाबी के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। ये आपका इंग्लिश तर्जमा हो गया। उर्दू देखते हैं, सॉरी इंग्लिश हो गया। हिंदी देखते हैं, सफलता के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। यहाँ पे आपका एक मात्रा रहेगा, यहाँ पे सफलता के बाद आ का मात्रा है। सफलता के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, ये आपका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। अगला देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या कहा जा रहा था, मौलिम अपने तलबा के इल्म में बेहतरी पैदा करने की कोशिश करता है। मौलिम अपने तलबा के इल्म में बेहतरी पैदा करने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक वर्ड है बेहतरी, हम बेहतरी को समझेंगे जिस तरह कि यहाँ पे दिया हुआ है, द टीचर ट्राइज टू इनहेंस एमंग हिज हर स्टूडेंट्स नॉलेज। यानी इनहेंस का वर्ड आया यहाँ पे, जो कि इंग्लिश में अभी हम मुफ्रदात में देखें और वोकैबुलरी में देखें हैं। द टीचर ट्राइज टू इनहेंस एमंग हिज और हर, यानी मेल फीमेल जो भी हो, टीचर उसके हवाले से ये आपका ज़मीर जो है प्रोनाउन चेंज हो गया। द टीचर ट्राइज टू इनहेंस एमंग हिज और हर स्टूडेंट्स नॉलेज, यानी टीचर जो होता है अपने तालिब इल्म के इल्म में बेहतरी पैदा करने की कोशिश करता है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के ज्ञान में निखार पैदा करने की प्रयास करता है। तो चूँकि निखार कह सकते हैं कि हिंदी के हवाले से, तो ये आपका हिंदी के हवाले से सही हो जाएगा। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के ज्ञान में निखार पैदा करने की प्रयास करता है। अगला देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या कहा जा रहा है, मजमून लिखते वक्त आखिर में खुलासा ज़रूर लिखें। एक वर्ड सारांश का आया होगा, आप देखे होंगे अगर मुफरदात को, तो सारांश का वर्ड आया था। मजमून लिखते वक्त आखिर में खुलासा ज़रूर लिखें। इंग्लिश देखते हैं, एट द राइटिंग टाइम ऑफ इससे राइट द समरी श्योरली। यानी कोई सा भी निबंध लिख रहे हैं, कोई सा मजमून लिख रहे हैं, तो आखिर में खुलासा ज़रूर लिखें। इसका मतलब यही हुआ जो कि आपको इंग्लिश में भी यही कहा जा रहा है, मजमून लिखते वक्त आखिर में खुलासा ज़रूर लिखें। एट द राइटिंग टाइम ऑफ इससे राइट द समरी श्योरली। और हिंदी देखते हैं, निबंध लिखते समय अंत में सारांश अवश्य लिखें। निबंध लिखते समय अंत में सारांश अवश्य लिखें। तो ये आपका हो जाएगा हिंदी। अगला देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या जा रहा है, सबक के आखिर में बच्चों से इआदा के सवालात ज़रूर करें। इआदा भी हम देखे थे, इसको हमें क्या देखे थे, इसको आया था सार, हिंदी में सार आया था हमारा, और इंग्लिश में रिकैपिचुलेशन आया था। तो इसके हवाले से हम समझेंगे, सबक के आखिर में बच्चों से इआदा के सवालात ज़रूर करें। यानी सबक मुकम्मल होने के बाद कुछ तफहीमी सवालात होते हैं जो कि बच्चों से किया जाता है, उसके बारे में कहा जा रहा है। देखते हैं यहाँ से, एट द एंड ऑफ द लेसन आस्क द रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स। यानी सबक के लास्ट में, पाठ के अंत में बच्चों से सार के प्रश्न अवश्य करें। तो ये आपका इंग्लिश का हुआ। हिंदी देखते हैं, पाठ के अंत में बच्चों से सार के प्रश्न अवश्य पूछें। तो ये आपका उर्दू, हिंदी, इंग्लिश का ट्रांसलेशन हुआ। दोस्तों अगर किसी ट्रांसलेशन को, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन आप ये सीरियल, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि मैं वहाँ आके आसानी से देख के आपको जवाब दे सकूँ। पासबान घर की निगरानी करता है। पासबान, जिसको हम निगहबान के नाम से भी अभी समझे हैं, निगहबान जो होता है उसे हम पासबान भी कहते हैं। तो क्या है, पासबान घर की निगरानी कर रहा है। द वार्डन इज़ वार्डिंग द हाउस। द वार्डन इज़ वार्डिंग द हाउस, और हिंदी में रक्षक घर का रक्षा कर रहा है। तो दोस्तों ये कुछ उर्दू अनुवादक के हवाले से ग्रामर के पोर्शन नहीं है, बल्कि ट्रांसलेशन के हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट करके बताइए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक